पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सरकार ने जो सबसे पहला बड़ा कदम उठाया था वो था 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरीके से कैंसिल करना। लेकिन जब से भारत ने इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पानी को पाकिस्तान जाने से रोका है, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है कि अब पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार से यह रिक्वेस्ट कर रही है वर्ल्ड बैंक के थ्रू कि इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा से रिवाइव कर दिया जाए, क्योंकि इंडस का पानी यानी सिंधु का पानी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना गंगा नदी का पानी भारत की एग्रीकल्चर के लिए। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, 1960 में किस तरीके के मुद्दों पर बातचीत हुई थी भारत और पाकिस्तान के सरकार के बीच में, और कौन सी ट्रीटीज के बारे में यानी कि किस ट्रिब्यूटरी के बारे में यह कहा गया था कि उनका पानी पाकिस्तान जाएगा, और कौन सी इंडस रिवर की सहायक नदियों के बारे में यह कहा गया था कि उनका पानी भारत की खेती और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होगा। इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू बदलाव आईएएस, दिस इज अनुभव दीपानी। तो देखिए, यहां पर जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ था तो भारत के नजरिए से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो भारत इनिशियल बहुत ज्यादा जल्दी किसी तरीके के वायलेंट कन्फ्लिक्ट पर नहीं उतरना चाह रहा था, और भारतीय सरकार की पहली सोच यह थी कि बिना किसी वायलेंट कन्फ्लिक्ट के ही पाकिस्तान पर इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया जाए कि पाकिस्तान अपने घुटनों पर पूरी तरीके से आ जाए, और इसके लिए 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी को ही सीधे तौर पर टारगेट किया गया था। अब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में कंप्लीट करवाई गई थी। इस ट्रीटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इंडस रिवर यानी कि सिंधु रिवर का जो पूरा का पूरा रास्ता है या जर्नी है या रिवर चैनल है उसे समझना पड़ेगा। इंडस का जो पानी है या फिर इंडस जो रिवर है उसका ओरिजिनेशन इंडिया से नहीं होता है। तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर लेक, वहां से इंडस जो है वो ओरिजिनेट होती है। मान लीजिए कि अगर ये तिब्बत है और यहां से इंडस रिवर इस तरीके से बह रही है तो फिर वो भारत में एंटर करती है, और भारत में लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होते हुए वहां पर दो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जिसे लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के नाम से जाना जाता है। ये भारत से इस तरीके से क्रॉस होते हुए पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान में नॉर्थ पाकिस्तान, सेंट्रल पाकिस्तान और सदर्न पाकिस्तान के रीजन से होते हुए सीधे अरेबियन सी में गिर जाती है। यानी कि पूरे के पूरे पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी नदी अगर कही जाए तो वो सिंधु नदी ही है। यानी कि पाकिस्तान का लगभग जो 80% एग्रीकल्चर है वो पूरी तरीके से इंडस वाटर पर ही डिपेंड करता है। और यहां पर 1960 में जो ट्रीटी करवाई गई थी वो इसलिए करवाई गई थी क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 से ही कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था, और वर्ल्ड बैंक यह चाहता था कि रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई एक नया मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में जन्म न ले। और वैसे भी भारत ने भी इसे ह्यूमैनिटी की नजरिए से ही देखा था, क्योंकि अगर भारत की प्रॉब्लम पाकिस्तान की सरकार या फिर पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ है तो भारत को तो कोई प्रॉब्लम पाकिस्तान के सिटीजन से है नहीं, तो कम से कम ह्यूमैनिटी के नजरिए से हमें वहां पर खाने पीने की समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए। यह पर्टिकुलर सोच थी उस वक्त पर भारत की, और यह डिसाइड किया गया था कि इंडस रिवर की जो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं यानी पूर्व से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं जिसमें रावी, ब्यास और सतलज हमें देखने को मिलती है, इसका पानी इंडिया को मिलेगा। और जो इंडस वाटर की वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं यानी पश्चिमी तरफ से आने वाली जो सहायक नदियां हैं जिसे हम लोग झेलम और चिनाब कहते हैं, वो उसका पानी पूरी तरीके से पाकिस्तान को दिया जाएगा। प्लस भारत इस मुद्दे पर भी, इस पॉइंट पर भी अग्री हुआ था कि अगर डैम बनाया जाएगा, क्योंकि नदी अगर है तो डैम तो बनाना ही है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी उसका उपयोग होना है यानी पानी से बिजली बनाने के लिए भी उसका उपयोग किया जाना है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंडिया अग्री हुआ था वर्ल्ड बैंक के सामने कि हम जो डैम बनाएंगे सिंधु नदी पर और सिंधु रिवर की जो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं उस पर, उसका पानी हम लोग रोकेंगे नहीं, यानी कि लगातार पाकिस्तान की तरफ उस पर्टिकुलर सहायक नदियों का पानी हम फ्लो होने देंगे। और ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी है उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान के बीच में साइन करवाई गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। लेकिन जैसे ही पहलगाम अटैक होता है तो भारत ने सबसे पहले यह डिसाइड किया कि किसी भी तरीके के वायलेंट कन्फ्लिक्ट से पहले हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी पर अटैक करना पड़ेगा। और जिस तरीके से आज भारत
एग्रीरेरियन इकोनॉमी है। वैसे तो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर से भी मेजर जीडीपी आता है हमारा, लेकिन जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो तो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है। सेम तरीके की इकोनॉमी हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिलती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी एक तरीके से एग्रीरेरियन इकोनॉमी ही है, यानी कि भले ही वहां पर मैक्सिमम जीडीपी कृषि या एग्रीकल्चर से ना आती हो, लेकिन जो मैक्सिमम रोजगार है भारत की तरह पाकिस्तान में भी एग्रीकल्चर से ही पैदा होता है। और यहीं पे भारत ने सोचा कि हम लोग सबसे पहले जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसको यहां पर हम लोग बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। डिप्लोमेटिकली हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे प्रेशर डाल सकते हैं और उनको इस चीज के लिए मजबूर कर सकते हैं कि अगर आपको आपके देश में खेती करने के लिए सिंधु नदी का पानी चाहिए तो आपको अपने देश में जो आतंकवाद पनप रहा है उसको पूरी तरीके से यहां पर रोकना पड़ेगा। पहले तो पाकिस्तान को इनिशियल लेवल पर यह लगा था कि भारत जो है इस तरीके का कोई कड़ा निर्णय नहीं लेगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान के फेवर में आ जाएगा। और पूरी दुनिया को चौंकाते हुए भारतीय सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को विद इन 1 वीक ऑफ दैट पर्टिकुलर टेररिस्ट अटैक पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस बार ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न को भी इग्नोर किया, जो इस बार के पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद बहुत ज्यादा जरूरी था। भारत को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि एग्रीकल्चर की तो बात छोड़िए, लेकिन पाकिस्तान पीने के पानी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी पूरी तरीके से ये जो इंडस वाटर है उस पर ही पूरी तरीके से डिपेंड करता है। और जैसे ही यहां पर भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को कैंसिल किया, पाकिस्तान समझ गया कि इस बार भारत किसी भी तरीके से छोटे स्तर पर इसे हैंडल करने की कोशिश नहीं करेगा। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यह देखने को मिलती है कि इंडिया के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा आवाजें उठती हुई हमें नहीं दिखाई देती हैं। कुछ देश जो हमेशा से पाकिस्तान के फेवर में है उनको फिलहाल के लिए हम लोग इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो अजरबैजान हो, उन देशों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। वैसे भी यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे इन छोटे छोटे देशों की बहुत ज्यादा औकात या हैसियत हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम लोग मेजर कंट्रीज की बात करें तो उन्होंने इंडिया का अपोज नहीं किया। वैसे तो भारत के बहुत सारे ऐसे डिप्लोमेट्स थे जिनका यह कहना था कि अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी पे किसी भी तरीके की रोक लगाता है और डैम्स के गेट ओपन नहीं करता, सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में नहीं जाने देता, तो चाइना इसमें बहुत बुरी तरीके से इंटरफेयर कर सकता है। और हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत से निकलकर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से होते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए बांग्लादेश जाती है, जिससे गंगा रिवर भी एंड में मिलती है, यानी कि वो ब्रह्मपुत्र नदी जिस पर नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स का एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, हो सकता है कि चाइना भी ब्रह्मपुत्र पर बहुत सारे डैम बना दे और ब्रह्मपुत्र के पानी को इंडिया में आने से रोके। इस बात का डर बहुत सारे डिप्लोमेट्स के मन में था, लेकिन सरप्राइजिंगली शायद चाइना कोई एक नई मुसीबत अपने अगेंस्ट नहीं मोल लेना चाहता था, इसलिए चाइना भी बहुत ज्यादा अग्रेसिवली इंडिया के अगेंस्ट आकर यहां पर बिल्कुल भी खड़ा नहीं होता। और जैसे ही ये इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल होती है तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो एक बहुत कम बचे कुचे टाइज थे वो भी हमें खत्म होते हुए दिखते हैं। और चाइना जब यहां पर पाकिस्तान के फेवर में नहीं आता तो सीधे तौर पर यहां पाकिस्तान को समझ में आ जाता है कि जब वर्ल्ड बैंक बीच में नहीं आ रहा, यूनाइटेड नेशन बीच में नहीं आ रहा है, चाइना बीच में नहीं आ रहा है, तो अब बेसिकली पाकिस्तान को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और पाकिस्तान को इतना स्ट्रांग नेशन तो बचा नहीं है कि वो इंडिया से डायरेक्ट किसी भी तरीके से पंगा ले सके या फिर इंडिया के खिलाफ किसी भी तरीके का डायरेक्ट एक्शन ले सके। तो उम्मीद के मुताबिक पाकिस्तान ने बिल्कुल वही किया। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक ही गया और वर्ल्ड बैंक से ही ये अर्जी लगाने लगा कि 1960 में आपने ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी करवाई थी, तो अब अगर इंडिया इस ट्रीटी को कैंसिल कर रहा है तो आप ही इसका सॉल्यूशन लेकर आइए। सरप्राइजिंग इफेक्ट हमें यह देखने को मिला कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी हमें यहां पर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग जो स्टेप है वो इंडिया के अगेंस्ट में देखने को नहीं मिलता है। और फाइनली पाकिस्तान को जब ये बात समझ में आई कि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका है इस इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के एक्शन के अगेंस्ट में, और पाकिस्तान को ये समझ में आ गया कि अब उनके देश में फूड प्रोडक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है, ड्रॉट्स की प्रॉब्लम आ सकती है। पाकिस्तान को जो बॉर्डर रीजन्स हैं, सिंधु इलाके के जो बॉर्डर रीजन्स हैं, सिंधु नदी के इलाके के, वहां से शायद डिस्प्लेसमेंट करना पड़ सकता है। तब पाकिस्तान ने खुद ही इंडिया से ही रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि इंडस वाटर ट्रीटी जो कैंसिल की है उसे आप दोबारा से री एस्टैब्लिश कर दीजिए। यहां पर एक और बड़ा कंसर्न था
बहुत सारे ऐसे जोग्राफर्स थे, बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के स्पेशलिस्ट थे, डिजास्टर मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट थे, जिनका यह कहना था कि अगर इंडिया लगातार पानी रोकता है इंडस वाटर का और डैम में पानी जमा करता रहता है तो शायद इंडिया में बाढ़ आ सकती है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसका भी एक दूसरा रास्ता निकाला और अल्टरनेटिव वीक्स पर, अल्टरनेटिव हफ्तों पर इंडस के पानी को छोड़ना शुरू कर दिया, जो पाकिस्तान के लिए एक ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गया। उदाहरण के तौर पर शुरू के एक हफ्ते या 10 दिन तक भारत ने जब पानी रोका तो इंडस का जो पानी है वो पाकिस्तान में पूरी तरीके से सूख गया। अब पाकिस्तान में जो सूखे की स्थिति है या फिर ड्रॉट की सिचुएशन है वो पूरी तरीके से आ गई और 10 दिन के बाद भारत ने अपने डैम्स जो हैं वो एकदम से खोल दिए और बहुत सारा पानी पाकिस्तान में एकदम से बह गया और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो इंडस रीजन से जुड़ा हुआ पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है वहां पर बाढ़ आ गई। उसके बाद भारत ने फिर 10 दिन तक, एक हफ्ते तक फिर अपने गेट बंद रखे। फिर जो बाढ़ की सिचुएशन थी, पानी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, लेकिन फिर ड्रॉट की सिचुएशन आ गई। पाकिस्तान को यह समझ में आ गया कि यह ड्रॉट और फ्लड का किस्सा अगर कंटिन्यूसली साइकिल में इसी तरीके से चलता रहेगा तो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर और पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो 80% एग्रीकल्चर है वो सिर्फ और सिर्फ इंडस वाटर पर ही डिपेंड करती है। ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि ये तो बहुत ज्यादा छोटा स्टेप है, लेकिन अगर इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से देखें, डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक कदम बहुत बड़ा जीत का कदम साबित हो सकता है भारत के लिए आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि भारत ने यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करके एक ऐसा तुरुप का इक्का चला है जिसमें भारत सरकार बिना किसी वायलेंट कन्फ्लिक्ट के, अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाए बिना, अपने सैनिकों को शहीद करवाए बिना डिप्लोमैटिकली पाकिस्तान पे प्रेशर डाल सकती है और सिर्फ एक वाक्य में शर्तें रख सकती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे देश के लोग भूखे न मरे तो हमारी शर्तों के हिसाब से तुम्हें किसी भी तरीके से चलना ही पड़ेगा। और इसीलिए ये जो बेसिकली स्टेप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अब सबसे पहली चीज तो यहां पर यह हो सकती है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ इस इंडस वाटर ट्रीटी पे कोई नई कंडीशंस के साथ रीनेगोशिएट करने की कोशिश कर सकता है, या फिर पाकिस्तान यह कोशिश कर सकता है कि कोई तीसरी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा देश या कोई थर्ड पार्टी आकर इंटरफेयर करे और भारत और पाकिस्तान के बीच में बात करवाए। भारत अब इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने बीच में आकर यहां पर युद्ध रुकवाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने जैसे ही सीज फायर करवाया उसके 4 घंटे बाद पाकिस्तान ने फिर से अटैक कर दिया और पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। अब कोई तीसरी पार्टी या तीसरा देश या तीसरी ऑर्गेनाइजेशन अब यहां पर इंटरफेयर नहीं करेगी, यानी कि ये एक 1-on-1 मैच हो चुका है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसमें इंडिया की जो सिचुएशन है हमें यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। अब यहां पर 1 महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं, भारत इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिवाइव करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि भारत अब पाकिस्तान की सरकार के अगले कदम का बहुत बेसब्री से और धीरज के साथ इंतजार कर रहा है। यानी भारत ने इनडायरेक्टली एक सूचना, एक संदेश, एक मैसेज दे दिया है पाकिस्तान को कि अगर आप टेररिस्ट अटैक करना चाहते हैं, आर्मी के थ्रू, एयरफोर्स के थ्रू अटैक करना चाहते हैं, तो इंडिया की जो डिफेंस फोर्स है वो तो पूरी तरीके से तैयार है ही, उसमें तो आप हमें हरा नहीं पाएंगे, लेकिन इंडस का जो पानी है वो पाकिस्तान में नहीं छोड़ा जाएगा। यानी सिर्फ ये समय की बात है, अभी मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ है इस पूरे इंसिडेंट को शुरू हुए, क्योंकि 22 अप्रैल से लेकर 22 मई तक की तो तारीख अभी आई भी नहीं है। और आने वाले 2 से 3 महीनों में, स्पेशली जब गर्मी का सीजन चल रहा है पाकिस्तान में भी, तो यहां पर एग्रीकल्चर की बहुत बुरी स्थिति देखने को मिलेगी और भारत यहां पर जून तक के महीने का पूरा वेट करेगा जब तक पूरी गर्मी यहां पे बीत नहीं जाती। और जैसे ही जुलाई और अगस्त में मॉनसून आएगा तो एकदम से दोबारा से गेट खोले जाएंगे और पाकिस्तान पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ जाएगा और पाकिस्तान की 80% में से एटलीस्ट 40 to 50% एग्रीकल्चर बर्बाद हो सकती है। ये जो ज्योग्राफिकल बेनिफिट है भारत के पास, इसका अंदाजा भारत सरकार को भी है और इसका अंदाजा पाकिस्तान की सरकार को भी है, इसीलिए डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो आपके हिसाब से इंडस वाटर
ट्रीटी पर इंडिया ने जो ये कदम उठाया है, इस कदम को इसी तरीके से बनाए रखना चाहिए या फिर भारत को किसी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन या देश को इंटरफेयर करने की परमिशन देनी चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और इसी तरीके के कंटेंट को अगर आप लगातार कंज्यूम करना चाहते हैं जो कि आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए और आसान हो सकता है, तो उसके लिए डू सब्सक्राइब टू बदलाव आईएएस यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।